वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा क्लास 9 केमिस्ट्री मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, इससे पहले इसके 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो रखे हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके फटाफट से एक बार उन लेक्चर्स को देख लेना। अब आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आप लोगों को क्या पढ़ना है। देखो मैटर्स इन अ सराउंडिंग में जितने भी हमारे मैटर्स हैं उन पे प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। देखो, जब भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई प्रेशर और हम लोग टेम्परेचर को जो है रिड्यूस कर देते हैं, तो हमारी जो गैस है वो लिक्विफाइड हो जाती है, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इस पूरे उसका क्या मतलब है कि हमें गैस को कन्वर्ट करना है लिक्विड में। ओके, ठीक है। अब देखो, ये जो प्रोसेस है ना गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का, इसे हम लोग बोलते हैं लिक्विडिफिकेशन। ठीक है, सो एक बार फटाफट से डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड by applying pressure and reducing temperature is known as liquidification. ठीक है, मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रोसेस का क्या नाम है, लिक्विडिफिकेशन। ओके, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। लिक्विफाइड और लिक्विडिफिकेशन में क्या है, लिक्विफाइड तो है वो चीज़ जो आउटपुट निकल के आता है, और लिक्विडिफिकेशन क्या होता है, जब हमारा जो आउटपुट मतलब जो प्रोसेस है उसे हम लोग लिक्विडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग को एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, वो है हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आपकी आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अब मैम हमको तो नहीं पता ये एन क्या है, पी क्या है। देखो, स्टार्टिंग करते हैं पी से। पी क्या है, प्रेशर। वी क्या है, वॉल्यूम। ओके, और एन क्या है, मोल्स। आर क्या है, हमारा आइडियल गैस इक्वेशन का कांस्टेंट। और टी क्या है, टेम्परेचर। फटाफट लिख लें। पी क्या है, प्रेशर। वी क्या है, हमारा वॉल्यूम। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, टी क्या है, हमारा टेम्परेचर। और हमारा आर क्या है, कांस्टेंट। सो ये हो गई हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा आर है ना, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी कि हर एक गैस के लिए ये एप्लीकेबल होगा जो हमारा आर है। ठीक है, अब एक बार फटाफट से सारी चीज़ नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग बात करने वाले हैं लेटेंट हीट के बारे में, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो अब आज हमें पढ़नी है। ठीक है, देखिए लेटेंट हीट के बारे में हम लोग डिटेल में लास्ट सेक्शन में पढ़ चुके हैं, बट एक छोटा सा रिवीजन जो है आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि जो लेटेंट हीट है ना उसका जो डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ी सी अटपटी सी होती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसे समझना। ठीक है, सो हम लोग किसके बारे में हम एक रिविजन ले रहे हैं हमारा लेटेंट हीट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें किसी जो मैटर है उसकी स्टेट चेंज करनी होती है तो हमें उसे एडिशनल हीट सप्लाई करनी पड़ती है, जिसे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या होगी, फटाफट से रिकॉल कीजिए। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज लेटेंट हीट। अब एक बार लिख लेते हैं फटाफट। द हीट एनर्जी
supplied to a substance to change its state is known as latent heat. ओके ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो जो हमारा लेटेंट हीट है ना वो कभी भी हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता। मतलब जो लेटेंट हीट डज नॉट राइज द टेम्परेचर बट लेटेंट हीट ऑलवेज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट। मतलब अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मैटर है, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है ना, तो आप उसे अगर लेटेंट हीट सप्लाई करोगे तो उसका जो टेम्परेचर वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बट अगर मान लो ये लिक्विड है तो ये गैस में कन्वर्ट हो चुका होगा। ये डिफरेंस होता है आपका लेटेंट हीट में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है, इट डज नॉट राइज द टेम्परेचर it only change the state of matter. State of matter. ओके अब आप एक बार फटाफट ये दोनों चीजें नोट कर लीजिए क्योंकि मार्किंग खत्म हो गई है। उसके बाद मैं जरा मार्किंग डाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले मास के बारे में, वेट के बारे में, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो सबसे पहले हम लोग जो इंपॉर्टेंट टर्म्स की डिस्कशन करेंगे उससे सबसे पहली चीज होगी मास। आप सब लोगों को पता है ये क्वांटिटी होती है मैटर की, ठीक है, जिसमें हम लोग मैटर को मेजर करते हैं, ठीक है। मास के बारे में आप सबको पता है, बस एक बार डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या होगी मास की? द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। द क्वांटिटी ऑफ मैटर present in an object is known as mass. ओके इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए। अब हम लोग जो मास को मेजर करते हैं बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत सारी यूनिट होती है। किलोग्राम्स मेजर करते हैं, ओके, किलोग्राम्स, ग्राम्स, मिलीग्राम्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है वेट। वेट और मास जो है दोनों की दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज वेट। वेट क्या होता है? वेट होता है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय ग्रेविटी। जैसे हमारा अर्थ में ग्रेविटी प्रेजेंट होती है, ग्रेविटेशनल पुल, जिसकी उसकी वजह से जितना भी वेट है वो हमारी ग्रेविटी पे आएगा, वो होगा हमारा क्या? वेट। क्या हो जाएगा? द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय ग्रेविटी। वेट का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इज वेट विच इज इक्वल्स टू मास एंड ग्रेविटी। देखो W क्या है हमारा? वेट है। G क्या है? ग्रेविटी। और M क्या है? मास। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है हमारी डेंसिटी। ठीक है, मैंने बहुत बारी इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी आपको बताया व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है? डेंसिटी का डेफिनेशन याद करनी है। तो डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? द मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। द मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मास। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम।
इसके अलावा आपको एक और चीज़ डेंसिटी के बारे में याद रखनी है, वो है हमारी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, मतलब हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं हमारी डेंसिटी को। सो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगी हमारी, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गई हमारी मास की, सॉरी इसकी डेंसिटी की एसआई यूनिट। ठीक है, अब डेंसिटी जो है वो एक हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है मतलब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फिजिकल क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फटाफट से तीनों की तीनों डेफिनेशन लिख लीजिए आप, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो है हमारा प्रेशर। ठीक है, प्रेशर समझने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी गैस के एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमेशा एक रैंडम मोशन में मूव करते हैं। कौन सी स्पीड से, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से। ठीक है, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो ये मूवमेंट शो करा रहे हैं, ठीक है, रैंडम मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स जो हैं, सपोज ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं। तो देखो, ये जो पार्टिकल्स है ना, जब ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड में रैंडम मोशन करवाएंगे तो इससे दो चीजें होंगी। सबसे पहली चीज तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर भी फोर्स लगाएंगे। दूसरी चीज, ये सारे के सारे पार्टिकल्स आपके कंटेनर्स की वॉल के ऊपर भी फोर्स लगाएंगे, यानी कि प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सो ये होगा हमारा प्रेशर। ठीक है, अब एक बार इसे फटाफट वर्ड्स में लिख लेते हैं। देखो वर्ड्स में कैसे लिखोगे, ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट of particles, ठीक है, due to the random movement of particles, particle hit each other and exert a force on each other and also on the walls of the container। ठीक है, ये हो गया। जो हमारे कंटेनर के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, या फिर जो फोर्स उनके ऊपर एक्सर्ट की जा रही है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, अब एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर जो कि हमारा सी लेवल पे प्रेजेंट होता है, और वो कितना होता है, 180 एम। 80 एम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक है, और ये हम इसे हम लोग, जब हम लोग कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे होते, तो हमेशा हम इसे ही एज प्रेशर मान के चलते हैं। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज 180 एम। atmospheric pressure at the sea level is 180 m। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर, उसके ऊपर 180 m का प्रेशर हमेशा रहेगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम नॉर्मल प्रेशर काउंट करते हैं। सो इट इज द नॉर्मल प्रेशर of the atmosphere। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, जब हम लोग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारा गैस जो है लिक्विफाइड हो जाता है, तो यही वो प्रेशर है। ठीक है, अब जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला क्या है, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, F/A। अब P हो गया प्रेशर, F हो गया फोर्स, और A कितना हो गया, एरिया। P इज प्रेशर, F is force, and at last A is your area।
ठीक है, फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपको फॉर्मूलाज याद होंगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट की अगर बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल, जिसे हम शॉर्ट में पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट क्या है हमारी? पास्कल, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? पी ए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब कुछ वैल्यूज है जो आपको याद में रखनी है। ठीक है, ऐसा यूनिट तो हमारी पास्कल है, बट उसके अलावा आपको कुछ वैल्यूज जो है वो याद रखनी है। पहले 1 ATM की वैल्यू क्या होती है पास्कल में? एक मिनट, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। देख, 1 ATM की वैल्यू पास्कल में कितनी होती है? 1.10 इंटू 10⁵ 1.10 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, और आपको वैल्यू याद होनी चाहिए 1 बार की। ठीक है, सो 1 बार क्या होता है? बार भी हमारी एक यूनिट है। ठीक है, बट वो ऐसा यूनिट नहीं है, हमारी सीजीएस यूनिट में आती है वो। ठीक है, तो बार क्या होता है? बार की अगर हम लोग पास्कल में वैल्यू लिखे तो पास्कल। और 1 बार कितने इक्वल, किसके इक्वल होता है? कितने, जो हमारा एटीएम है किसके, कितने एटीएम के इक्वल होता है? तो 1.01 एटीएम के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, 0.1। ठीक है, हाँ, ये हो गई। आपको ये यूनिट्स हमेशा याद रखनी है। ठीक है, उसके अब फटाफट से सारी चीज नोट कर लीजिए। अब हम एक बारी वॉल्यूम को और डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम, मैंने आपको जब सॉलिड ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो हम लोगों ने बात की थी सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, इन सब में। तो मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है, गैस के पास डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। ठीक है, और हमारा जो लिक्विड है उसके पास भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो एक्चुअली में ये वॉल्यूम है क्या? सो द वॉल्यूम क्या होती है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, द स्पेस, सॉरी, शेप occupied by a substance is known as वॉल्यूम। अब देखो, हमारी सॉलिड की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, गैस की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। तो एक बार लिख लेते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट गैस डोंट। ये सारी चीजें आपको पता होंगी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद देखो हमारी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट आपको हर एक जो हमारी क्वांटिटी है उसकी एसआई यूनिट याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। क्या होगी? मीटर क्यूब, जिसे हम लोग क्यूबिक मीटर भी बोलते हैं। ओके, अब आपको जरा ये सारी चीज वैल्यूज जो है याद रखनी है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 मीटर क्यूब जो है हमारा 1000 DM³ के इक्वल होता है। और ये किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर्स के। ठीक है, 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1000 DM³ के। और जो 1000 DM³ है ये किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर्स के। और 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 1 लीटर, अभी देखो 1000 DM³ इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, तो 1 DM³। ओके, और एक और चीज, एक और चीज आपको देखनी है, 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 1000 ml के। याद है ना ये सारी चीजें? और 1000 ml किसके इक्वल होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, एक मिनट अच्छे से लिखते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ओके, सो ये सारी चीजें जो है आपको वॉल्यूम के बारे में याद होनी चाहिए। उसके बाद मैं आप लोगों को भी एक छोटा सा चार्ट देने वाली हूँ जिससे आप लोग डिसाइड करो, आप लोग याद रखने वाले हो कि कौन से जो हमारा क्वांटिटी है उसका क्या मास हो, कितनी उसकी यूनिट होती है और क्या उसके सिंबल्स हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बारी सिंबल्स ही दिए जाते हैं। फटाफट से एक बार नोट कर लो। 1 बाय 1 हम जितनी भी क्वांटिटीज की बात अब तक हमने कर लिया उन सबकी जो हम लोग आज यूनिट्स देखेंगे और क्या देखेंगे, सिंबल्स क्या होते हैं उन क्वांटिटीज के। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मास की। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम्स, केजी। ठीक है, बट हम यहाँ पे
पूरी की पूरी यूनिट का नाम लिखेंगे किलोग्राम। और जो हमारी यूनिट है उसका सिंबल क्या होता है, केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं वो है हमारी लेंथ। लेंथ का सबको पता है, किस में मेजर करते हैं हम लेंथ, हमेशा मीटर्स में। अब आप बोलोगे हम सेंटीमीटर में तो मेजर करते हैं, तो बेटा वो हमारी ऐसा यूनिट नहीं होती है। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल एम। नेक्स्ट क्वांटिटी टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को किस चीज में मेजर किया जाता है, बहुत सारी यूनिट्स होती है हमारी टेम्परेचर की, बट जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन। बट जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल के से। उसके बाद आती है वेट अपॉन फोर्स। ठीक है, वेट अपॉन फोर्स, ये क्या है हमारा, न्यूटन, और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। वॉल्यूम, 2 मिनट पहले बताया मैंने, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर। एंड सिंबल इज मीटर क्यूब, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, मीटर क्यूब। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, सो क्या हो जाएगा, किलोग्राम अपॉन क्यूबिक मीटर। और इसे लिखोगे सके केजी मीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज प्रेशर, पास्कल, अभी 2 मिनट पहले बताया मैंने। प्रेशर, प्रेशर कैसा यूनिट, पास्कल। एंड सिंबल इज कैपिटल पी एंड स्मॉल ए, पास्कल, पी ए। ओके, अब देखो इफेक्ट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपराइजेशन करना है, ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है, कितना चीज, कोई चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। सो टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन हुई, टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री of hotness or coldness of a substance। ठीक है, मतलब ये वो तरीका है या फिर ये वो टर्म है जिसमें हम लोग कोई चीज कितनी ठंडी है या कोई चीज कितनी गर्म है उसे मेजर करते हैं। अब देखो हम लोग जो मेजर करते हैं बेसिकली हमारे पास 3 स्केल होते हैं। ठीक है, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस सुना होगा। केल्विन होता है जो मैंने अभी बताया आपको, हमारी ऐसा यूनिट होती है। और लास्ट में आता है हमारा फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा सेल्सियस स्केल। ठीक है, अब देखो सेल्सियस स्केल में क्या होता है, देखो थर्मामीटर होता है जिसमें सेल्सियस स्केल होता है। ठीक है, उसका जो रीडिंग है वो कहां से स्टार्ट होती है, 0 से लेके 100 तक जाती है। ठीक है, फ्रॉम 0 डिग्री टू
100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एक चीज आपको, सेल्सियस को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं वो चीज आपको पता होनी चाहिए। सेल्सियस को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जो दूसरी चीज है वो है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, देखो फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो भी हमारा उसमें थर्मोमीटर्स में प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ से मेजर करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मोमीटर with Fahrenheit scale measures from 32 degree to 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैं अभी एक लास्ट स्केल और डिस्कस कर लेते हैं, जिस जो है हमारा केल्विन स्केल। ठीक है, और केल्विन स्केल जो है वो आपका ऐसा यूनिट वाला स्केल होता है। सो लास्ट चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा केल्विन स्केल। देखो केल्विन स्केल के बाद में सबसे पहले आपको एक बारी स्टार लगा के लिख लेना है, ऐसा यूनिट। केल्विन ही तो होती है हमारी ऐसा यूनिट। ठीक है, और देखो अब हम लोग ना कॉमनली एसआई यूनिट में ही मानते हैं। अब देखो एसआई यूनिट जो हमारा केल्विन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम 273 डिग्री, सॉरी 273 केल्विन। डिग्री नहीं होता इसमें, सिर्फ और सिर्फ केल्विन होता है। अब ये सारी चीज़ तो ठीक है, बट मैम अगर हमें कोई एक टेम्परेचर दे रखा हो डिग्री सेल्सियस में, तो और हमसे पूछा गया हो उसे किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, तो कैसे करेंगे। कोई अगर हमें फ़ारेनहाइट में दे रखा है उसे सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों की कन्वर्जेंस भी आपको पता होनी चाहिए। सो एक बारी फटाफट से हम सारी की सारी कन्वर्जेंस देख लेते हैं, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, टेम्परेचर की कन्वर्जन की। अगर मान लो हमें कोई भी टेम्परेचर दे रखा है, चाहे वो फ़ारेनहाइट में हो, सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, हम उसे कैसे अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस भी जो भी हमें यूनिट दे रखे है, पेपर में पूछा है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि हमें फ़ारेनहाइट को, डिग्री सेल्सियस को और केल्विन को इंटरकनेक्ट करना है, मतलब चेंज करना है, इनकी कन्वर्जन सीखनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास दो फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, वो दो फॉर्मूलाज मैं अभी बोर्ड पे लिख देती हूँ, उसके बाद हम लोग बात समझेंगे। देखो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है वो फ़ारेनहाइट से लेके है, फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। देखो 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 32 से आपका फ़ारेनहाइट डिग्री से जो स्केल है वो स्टार्ट होता है ना। ठीक है, तो वो आपको प्लस करना है इसमें, और जो भी जितना भी आपको सेल्सियस में जो वैल्यू दी है उसे 9/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका फ़ारेनहाइट अगर आपको सेल्सियस में दे रखा हो। ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोग बात करें केल्विन की, कोई भी टेम्परेचर अगर हमें गिवन है तो हम उसे केल्विन में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो हमें सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया है, उसे हम लोगों को अगर हमें केल्विन में करना है तो हम उसमें 273.15 प्लस कर देंगे, 15 प्लस कर देंगे। सो ये दोनों फॉर्मूलाज जो है आपको याद रखने हैं। ये दोनों फॉर्मूलाज जो है आपको याद रखने हैं। आप कोई भी इजीली किसी भी जो आपका डिग्री में दे रखा है, कोई भी मेजरमेंट में दे रखा है, आपका जो टेम्परेचर है उसे आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो इन दो फॉर्मूलाज के बेसिस पे, इन दोनों फॉर्मूलाज की हेल्प से। अब हमारा जो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग था वो वाला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस चैप्टर के टोटल हमने कितने लेक्चर्स कर लिए हैं, 5 लेक्चर्स कर लिए हैं। अगर अभी तक कोई भी लेक्चर स्किप कर दिया हो या देखा ना हो तो फटाफट से जाके उसे जरूर चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि आधे अधूरी इन्फॉर्मेशन से कोई गुजारा नहीं होगा आपका, कोई किसी काम नहीं आएगी आपकी आधे अधूरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, एंड इफ यू डू सो प्लीज हिट द लाइक बटन। और अगर अभी तक बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों करना सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 9th और क्लास 10th का हर एक सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ विद प्रॉपर लेक्चर्स एंड हैंडमेड नोट्स, ताकि आपको लिखने में आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। ठीक है, सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, एंड डू नॉट ट्रबल योर पेरेंट्स। थैंक यू।